नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की हम चर्चा करने वाले हैं। घटनाक्रम क्या है? तो भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट पैकेज यूएन का है उसे खारिज किया है। इसी घटनाक्रम की हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों किया गया है, इसके पीछे विभिन्न जो कारण हैं वो क्या है, कहाँ पर इस तरह का जो सम्मेलन है वो हो रहा है जहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट फिनांस पैकेज है वो प्रदान किया जाएगा। इसको नकारने के पीछे भारत के क्या तर्क हैं, अन्य जो सहयोगी देश हैं वो जो भारत का साथ दे रहे हैं उनका क्या तर्क है, ये पूरा मामला क्या है, ये सारे विषय होंगे जिन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपीएससी और अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कई सारे जो फाउंडेशन कोर्स हैं वो प्रारंभ किए गए हैं। तो उनके बारे में भी जानकारी आपके लिए थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से देख लेंगे। देखिए, आईएएस के लिए फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। ये 28 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। बैच की जो टाइमिंग है 11:30 AM है। कोर्स में जो शामिल सुविधाएं हैं वो है 3 वर्षों तक असीमित बार देखने की सुविधा। इसके अलावा प्रत्येक विषय खंड के प्रिंटेड क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यही नहीं, नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए आपके आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा फाउंडेशन कोर्स है ये आईएएस और यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है। इसमें भी आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कवरेज, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ये बैच 14 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए बैच जो टाइमिंग है वो सुबह के 10:30 है। इसमें जो कोर्स है उसमें जो शामिल सुविधाएं हैं, जो कोर्स वैलिडिटी है वो 3 वर्षों के लिए है। प्रत्येक विषय खंड पर आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट कराए जाएंगे जो पीटी मेंस को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। इसके अलावा 2-3 और फाउंडेशन कोर्स हैं। ये राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, जैसे बिहार के द्वारा, तो बिहार के लिए बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किया गया है। ये 18 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए बैच टाइमिंग 3:30 PM है। और ये पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। ठीक इसी पैटर्न पे एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स पीटी मेंस को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया जा रहा है। ये बैच 21 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए जो बैच टाइमिंग है ये 8 AM है। और फिर राजस्थान के लिए आरएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है और ये जो कोर्स है ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे है, 8 AM है। तो ये सूचना थी जिसको हमने देखा। अब थोड़ा सा घटनाक्रम पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या था कि भारत ने क्यों खारिज किया 300 अरब डॉलर का जो यूएन का क्लाइमेट फिनांस पैकेज था। तो इस विषय की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर चर्चा में ये मामला क्यों है। तो देखिए, COP29 भारत ने COP29 में ग्लोबल साउथ के लिए निर्धारित जो 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जो पैकेज है वो ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि ये जो पैकेज है ये बहुत ही कम है। भारत ने कहा है कि समझौते को मंजूरी से पहले उसे बात रखने का मौका नहीं दिया गया और इस कारण से देखें तो ये पूरा जो मामला है वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, COP29 आप जानते हैं कि कहाँ पर हो रहा था। अजरबैजान का जो बाकू राजधानी शहर है वहीं पर ये आयोजन हुआ था। और COP29 में कहा इतने से विकासशील देशों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी। ये भारत का कह सकते हैं कि यहाँ पर अपना तर्क था भारत की तरफ से, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर ख़ास तौर पे जो अपने देश का वित्त जो मंत्रालय है उसकी सलाह है चांदनी रैना। जो चांदनी रैना है इन्होंने भारत के तरफ से अपनी बात रखी है और वित्त मंत्रालय की जो सलाहकार हैं इन्होंने ये कहा कि जो क्लाइमेट पैकेज है ये कहीं ना कहीं एक तरह से छलावा है।
ये नज़रों का एक तरह से कह सकते हैं कि छलावा है। उसी को ध्यान में रखते हुए साउथ के जो देश हैं उनको एक तरह से भ्रम में रखने का प्रयास है। और भारत ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में जो 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 है, उसके दौरान विकासशील देशों की मदद के लिए बनाया गया जो 300 अरब अमेरिकी डॉलर क्लाइमेट फिनांस पैकेज है, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि ये जो ज़रूरत है उसके मुकाबले ये जो आवंटित राशि है वो बहुत ही कम है। और इसी कारण से ये जो पूरा मामला है ये ख़ास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि रविवार को COP29 में विकासशील देशों को 2035 तक लगभग 300 बिलियन जो डॉलर हैं वो देने पर सहमति बनी थी। और जिसका मकसद क्या है कि क्यों ये सहमति बनी, तो जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको खास तौर पे देखें तो यहाँ पर जो फॉसिल्स फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, उसमें कमी करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने के लिए, उसके लिए तैयार रहने के लिए, उससे दूर करने में मदद प्रदान करने के लिए ये जो कह सकते हैं कि राशि है इसकी घोषणा की गई थी। और इससे संबंधित जो विभिन्न बातें हैं उन पर अलग अलग जो देश हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। और इसी संदर्भ में भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से विकासशील देशों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। जो जलवायु परिवर्तन है वो सबसे अधिक प्रभावित किसको कर रहा है, तो विश्व में जो विकासशील देश हैं उनको प्रभावित कर रहा है। लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना जो डेवलपमेंट है उसे कम कर लें। और ख़ास तौर पे ये जो दबाव है वो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश हैं, उनके द्वारा बनाया जा रहा है। और विकासशील देशों के सामने ये कहा जा रहा है कि वो कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि ये जो दबाव है कहीं ना कहीं एक तरफा है। जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उससे अब जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं, वो बड़े स्तर पे जूझ रहे हैं। तो ये बड़ा ही पेचीदा वाला मामला है और ये अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न कह सकते हैं मसलों से जुड़ता है। खास तौर पे इसका जो संबंध है वो पर्यावरण से जुड़ता है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ता है। और इस कारण से देखें तो कहीं ना कहीं ये विकासशील जो देश हैं उनकी विकास जो प्रक्रिया है उससे भी जुड़ता है। तो ये अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। कई देश जो हैं उन्होंने इस पूरे बैठक का कह सकते हैं कि बहिष्कार किया है। ग्लोबल साउथ का जो संदर्भ है ये दुनिया के जो गरीब, जो पुअर और विकासशील देशों के लिए खास तौर पे ये संबोधन दिया जाता है, क्योंकि साउथ के जो अधिकांश देश हैं कहीं ना कहीं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर है। वो अभी डेवलपमेंट की उस स्टेज में नहीं पहुंच पाए हैं जहां कह सकते हैं कि जो उत्तर के जो देश हैं वो पहुंच चुके हैं। मसौदे पर परामर्श नहीं किए जाने से नाराज कई सारे जो देश हैं उन्होंने इस COP29 बैठक का, इस सम्मेलन का बहिष्कार भी किया है। जलवायु सम्मेलन के समापन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही जो चांदनी रैना है, इन्होंने समझौते को पारित करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से अनुचित और मनगढ़ंत करार दिया है। तो भारत की ये प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने ये कहा कि हम UNFCCC सचिवालय और जो प्रेसिडेंसी है वो COP29 के जो मेज़बान हैं उनकी कार्रवाइयों से दुखी है, आहत है और बोलने का मौका नहीं देने का जो आरोप है वो इन देशों के द्वारा लगाया जा रहा है। यही नहीं, UNFCCC की जो कार्यप्रणाली है वो भी ठीक नहीं है और यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके अनुरूप नहीं होने का जो आरोप है वो कई सारे देशों ने लगाया है। उनका ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी बातें सुने, हमारी आवश्यकताओं को समझें, हमारी क्या नीड है, हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। यही नहीं, ये सारे देश हैं, उन्होंने ये कहा कि नया जो जलवायु फंडिंग पैकेज है ये क्या है कि जो नीड है उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है। यही नहीं,
यह विकासशील देशों की जो ज़रूरतें हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके अनुरूप नहीं है। और इसमें बड़े स्तर पे जो कह सकते हैं कि इसका जो विरोध है वो भारत के द्वारा किया गया है, और भारत के साथ कई सारे जो देश हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो ये पूरा मामला है जिसको हमने समझा। अब देखिए, यहाँ पर जो विकसित देश हैं उनकी जो सहायता की मांग है और जो विकासशील हैं उनके मामले भी अलग अलग हैं। यहाँ पर विकासशील और गरीब देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार विकसित देशों से सहायता की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें गर्म होती दुनिया से निपटने में मदद मिले। जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उससे सबसे अधिक जो प्रभावित हैं वो अविकसित देश, विकासशील देश हैं, और इसके लिए खास तौर पे जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित देश हैं, उनसे सहायता की मांग ये सब कर रहे हैं। तो इस कारण से ये मामला पेचीदा होते जा रहा है। इसमें अगर बात करें तो नाइजीरिया, मलावी, बोलीविया जैसे जो देश हैं वो भारत का लगातार समर्थन किए हैं। नाइजीरिया की जो वार्ताकार नकिरुका मुडुकेवे हैं, उन्होंने कहा कि जलवायु जो फंडिंग पैकेज है ये सिर्फ क्या है, एक पैकेज नहीं है, बल्कि हमारे साथ साउथ, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके साथ क्या है, एक छलावा है, एक मजाक है। गरीब देशों के संघ एलडीसी के अध्यक्ष इवांस नजेवा ने पैकेज को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि पृथ्वी की जो सेहत है उसे सुधारने का जो मौका है वो यूएन ने एक बार गंवा दिया है। और वहीं अफ्रीकी जो वार्ताकार समूह के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो समझौता है ये कड़वे मन से किया गया है, यानी कुछ खास लोगों के लिए एक तरह से देखें तो उसे भ्रम में रखने के लिए किया गया है। और विकासशील देश पिछले 3 बैठकों से हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहे हैं, और साल 2009 में पिछड़े देशों की मदद के लिए 100 अरब डॉलर का टारगेट तय किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 300 अरब डॉलर किया गया है, जिससे ये जो देश हैं अब ये कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं। तो ये मामला था जिसे हमने देखा। भारत की ओर से 19 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर शामिल हुआ था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन है उसको शॉर्ट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के रूप में जाना जाता है। इसका ये COP29 था। ये कहाँ पर हुआ, तो अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था। कोप बैठक के दौरान सभी जो देश हैं ये पेरिस समझौते और कन्वेंशन की समीक्षा कर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का जो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि जो प्रयास है उसको दोहराए। इस बार अजरबैजान की राजधानी बाकू में ये खास तौर पे सम्मेलन हुआ था, और इस आयोजन में भारत की ओर से 19 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर शामिल हुआ था। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व जो है पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े हुए जो कीर्तिवर्धन है उन्होंने भी इसमें सहभागिता की थी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा कोप जो 29 है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है कोप 29? तो देखिए, कोप 29 जो है ये संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 29वीं बैठक है, समिट है। कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है, जो क्या है कि एक संक्षिप्त रूप है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन का, ठीक है। इसके अलावा इस समय कोप में कन्वेंशन में 198 पार्टियां शामिल हैं। कोप की पहली जो बैठक है ये 1995 में मार्च में बर्लिन में हुई थी। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। ये क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है UNFCCC, इसमें शामिल सदस्यों का एक सम्मेलन है। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ ही ये इस बार का जो सम्मेलन है वो अजरबैजान में जो बाकू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैस्पियन सागर का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर ये शहर अवस्थित है। यहीं पर ये सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन में इस तरह का जो निर्णय लिया गया कि अब कोप 29 में जो विकासशील देश हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बार 300 जो अरब डॉलर है ये क्लाइमेट फिनांस पैकेज देने का घोषणा यहाँ पर किया गया, जिसे अब भारत के साथ कई सारे जो देश हैं इसे
खारिज कर चुके हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो COP29 में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनकी कुछ खास मांगे हैं। जैसे अगर मांगों की बात करें तो विकसित देशों की जो वित्तीय जिम्मेदारी है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा गया कि चीन, भारत और जो 77 देश सहित कई सारे जो विकासशील देश हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित जो देश हैं जो ऐतिहासिक रूप से उच्च उत्सर्जन जो एमिशन है कार्बन का उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जलवायु वित्त का एक बड़ा हिस्सा वहन करना चाहिए, उनको बड़ा पैकेज मिलना चाहिए। वित्त पोषण में जलवायु क्षति के संबंध, अनुकूलन और क्षतिपूर्ति को शामिल किया जाना चाहिए। यही नहीं, योगदान ऐतिहासिक उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जो GDP है उसके अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी देशों को इक्वल इसमें तौला जाना चाहिए, ये बात कही गई है। अनुदान, कम लागत वाले ऋण, उन्हें जलवायु वित्त को जटिल वित्तीय तंत्र के बजाय मुख्य रूप से अनुदान या रियायती ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये यहाँ पर बात कही गई है। अब थोड़ा सा एक और बात है कि COP29 में जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या राय है। तो यूरोपीय संघ के नेतृत्व में विकसित देशों ने 2035 तक प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, जिसमें विभिन्न जो स्रोत हैं उसमें पब्लिक सार्वजनिक है, निजी है, द्विपक्षीय है और जो बहुपक्षीय है उन योगदानों को शामिल किया गया। अनुदान और ऋण के अनुपात को लेकर असहमति बनी हुई है और विकसित देश मुख्यतः अनुदान आधारित जो मॉडल है उसकी मांग का विरोध कर रहे हैं। और ये मांग किसके द्वारा की जा रही है, तो जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, उनके द्वारा ये मांगे की जा रही है। इसके अलावा थोड़ा सा घटनाक्रम की बात कर लें। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन आए, जो घटनाक्रम देखने को मिले, उसमें एक महत्वपूर्ण देखने को मिला कार्बन बाजार समझौता। पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 पर यह वार्ता पूरी हुई। COP29 के अध्यक्ष ने घोषणा की कि पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 पर वार्ता पूरी हो चुकी है। ये स्पष्ट किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 6 के तहत जो उत्सर्जन है, कार्बन का जो एमिशन है, उसे कम करने वाली जो परियोजनाएं हैं उनसे प्राप्त कार्बन क्रेडिट को अन्य देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर डिसीजन आया है। इसके अलावा सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये कार्बन उत्सर्जन और जलवायु वित्त की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करना था। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा 2-3 और घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिले। जैसे ये कहा गया कि अनुच्छेद के जो अनुभाग हैं उसमें ये बताया गया है कि देश किस प्रकार द्विपक्षीय रूप से आपस में कार्बन का जो व्यापार है वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 6.2 आर्टिकल जो 6.2 है उसमें ये चीज़ें दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक कार्बन बाजार में भाग ले सकते हैं। ये आपके 6.4 में ये बातें कही गई हैं। तो जब आप COP29 खोलेंगे तो वेबसाइट पर इससे जुड़े हुए बहुत सारी जो बातें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियों में कार्बन क्रेडिट की जो प्रामाणिकता है, जो पारदर्शिता है, वो सुनिश्चित करना शामिल है। फिर भी भारत इस समझौते का लाभ उठाकर अपना कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन ट्रेडिंग जो बाज़ार है उसे सक्रिय करने की योजना बना रहा है। ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये देखने को मिली कि व्यापार और जलवायु पर भी यहाँ पर बड़े स्तर पे जो संबंधित देश हैं, जो पक्षकार हैं, उनके बीच में चर्चा हुई। खास तौर पे चीन ने बेसिक समूह के एक भाग के रूप में जो यूरोपीय यूनियन है उसके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो CBAM है, CBAM है, जिसे हम कहते हैं कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उस पर चिंता जताई है। जो गैर अनुपालन आयातों पर ये कर है जिसे 2026 में पूरी तरह से लागू किया जाना प्रस्तावित है। यही नहीं, इस मुद्दे पर आमतौर पर व्यापार मंचों पर चर्चा की जाती है, लेकिन जो व्यापार और जलवायु नीतियां हैं उनके बीच में जो अंतर विभाजक हैं, जो पहलू है, वो उजागर होता है। तो ये कई सारे कह सकते हैं कि यहाँ पर मुद्दे थे जिस पर चर्चाएं हुई, बातें हुई। अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि आखिर ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो COP29 ने कार्बन बाजार जैसे क्षेत्रों की प्रगति की है।
ये देखने को मिला। फिर भी अभी भी यहाँ पर जो एक गैप है, एक जो अंतराल है वो दिखता है और विशेष रूप से जलवायु वित्त के जो लक्ष्य हैं वो अंतिम रूप देने में है। तो ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो डेवलप्ड यानी जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके बीच में जो खाई है उसे पाटना सम्मेलन के उद्देश्यों को खास तौर पे प्राप्त करने और वैश्विक जो जलवायु सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखें तो यहाँ पर बाध्यकारी है। ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। अब इस पे चर्चा तर्क वितर्क हो रहा है। अलग अलग जो देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनकी अपनी मांगें हैं और जो नॉर्थ के देश हैं वो अपनी मांगें रख रहे हैं। ओवरऑल देखना है कि आखिर मामला कहाँ तक पहुँचता है, आने वाले समय में कौन से घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी पूछ सकता है। क्योंकि ये जो COP29 का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो अजरबैजान में हुआ था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि आखिर जो अजरबैजान है वो कहाँ पर है। यही नहीं पूछ सकता, ये भी पूछ सकता है कि जो अजरबैजान है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि अजरबैजान की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जो अजरबैजान है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। तो मूल रूप से देखें तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 5 देशों से लगती है। कौन कौन से देश हैं उन पर हम आएंगे। 5 देश आपसे पूछे जा सकते हैं, जॉर्जिया, तुर्की, रूस और इसके अलावा ईरान और आर्मेनिया। तो देखिए ये इसका हमने दिखा दिया कि पूरे इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि इसका जो लार्ज मैप है उस पर आप देख सकते हैं कि आखिर कौन कौन से देश हैं जिनसे जो अजरबैजान है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बाकू की स्थिति भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पूरा कैस्पियन सी वाला क्षेत्र है और यहीं पर तटीय क्षेत्र में बाकू आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो देश आपको देखने को मिलेंगे, तो देखिए इधर जॉर्जिया आपको देखने को मिल रहा है, पहला देश हो गया। दूसरा आप देखिए यहाँ पर आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, तो आर्मेनिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा कौन सा देश है, तो यहाँ पर ईरान देखने को मिलेगा। ईरान की भी जो सीमा है वो कहाँ से लगती है, तो वो आपकी अजरबैजान से लगती है। इसके अलावा यहाँ पर रूस और जो टर्की है इनकी जो सीमाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं अजरबैजान को टच करती हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं क्या है कि अजरबैजान से लगती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, अजरबैजान यूरेशिया का जो काकेशस क्षेत्र है उसके लगभग 86,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है। और अजरबैजान का जो क्षेत्र है काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की जो स्थलाकृति है वो एक समान नहीं है। कैस्पियन सागर के बगल में पूरा जो दक्षिणी तट है उसके पास इसका निचला जो इलाका है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पर्वतों की स्थिति है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्वत आपको देखने को मिलेगा, काकेशस पर्वत। ये आपको यहाँ पर ग्रेटर जो काकेशस पर्वत है उसकी स्थिति देखने को मिलेगी। देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों को ये पूरा कवर करता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर जो अल्जानी नदी है, कुरा नदी है, अरास नदी है, ये सारी नदियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनकी स्थिति भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें जो कुरा नदी है, यहाँ पर देखिए जो कुरा नदी है, यहाँ ये नदी का लोकेशन दिखाया जा रहा। ये जो कुरा नदी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ की अजरबैजान की नदी है। उत्तर में पहाड़ों से जो जॉर्जियाई सीमा है उसे पार करके ये इधर देखिए कैस्पियन सागर में इसका निकास होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुरा नदी है ये कहाँ से प्रवाहित होती है और इस नदी का जो निकास है वो कहाँ पर होता है। यही नहीं, अरास जो नदी है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो नदी है ये ईरान के साथ आप देखेंगे तो एक तरह से क्या है कि प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो अरास नदी है ये किस देश के साथ जो अजरबैजान है उसके प्राकृतिक सीमा बनाती है और
संक्षिप्त रूप से देखें तो जो अजरबैजान है ये तकनीकी रूप से पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ पूरा एक क्षेत्र है, क्योंकि इसके आसपास देखें तो दुनिया के कई सागर जो महासागर हैं उन तक कोई पहुंच नहीं बनती है, लेकिन ये कैस्पियन सागर के ठीक किनारे है। तो एक तरह से बड़ा जो जलीय क्षेत्र है वो इसके किनारे है, लेकिन पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये क्या है, एक तरह से लैंड लॉक्ड देश है। जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो अंतर्देशीय कह सकते हैं कि समुद्र है, जो कैस्पियन सागर कहा जाता है, उसके तट पर ये अवस्थित है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, ये कहाँ पर हुआ था, इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उनके अपने क्या राय हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, नॉर्थ के जो देश हैं उनकी क्या स्थिति है, क्यों ये जो बजट है, ये जो क्लाइमेट फिनांस पैकेज है ये दिया गया है और क्यों इसे ग्लोबल साउथ के देश खारिज कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, ये सारे पहलू थे जिस पर हमने चर्चा कर ली। आज के चर्चा पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, गन्नका, बाकू, अस्तारा और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आज का ये एपिसोड था और इस एपिसोड में आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक कमेंट और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।